गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान में हम देखेंगे 5वां लेसन प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदा यानी कि प्रकृति की ओर से जो विपत्ति आती है, जो तकलीफें आती है, उसकी बात है इसमें। 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी घटना के चित्रों को देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने वर्ग शिक्षक से पूछा, सर, समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है, ये सुनामी क्या है, यह किस तरह से उत्पन्न होती है? सर ने कहा, प्राकृतिक आपदाएं दो प्रकार की होती है। एक तो कि पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली हलचल से। कौन सा तो कारण? भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, इससे सुनामी उत्पन्न होता है। जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण देखें तो बाढ़ आते हैं, सूखे आते हैं, तूफान, दावानल जैसी घटनाएं होती है, वो बाहरी घटनाओं में आती है। अब हम देखते हैं भूकंप किसे कहते हैं और वो कैसे आता है और इसकी असर क्या होती है। तो भूकंप यानी इसे इंग्लिश में हम अर्थक्वेक कहेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक तेजी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण जो कमजोर भाग होता है वो तेजी से कांप उठता है। इसीलिए उस अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप केंद्र यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूचलन के कारण ही भूकंप होता है। तो भूकंप कैसे आता है? अर्थक्वेक कि पृथ्वी की जो दो सतह रहती है उसमें टकराव होने से जो कमज़ोर सतह होती है वो अचानक कंपित हो जाती है और ये कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में देखो कि दो प्लेटें हैं पृथ्वी की, ये दावानल वाली प्लेटों के ऊपर तैरती रहती है, तो इधर उधर सरकती रहती है, तो कभी दोनों में टकराव होता है और इस टकराव की वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। जैसे हमारा कोई बर्तन नीचे गिर जाए तो कैसे खनन करके आवाज़ आती है और वाइब्रेट होता है, इस तरह। तो भूकंप से क्या क्या विनाश होते हैं? तो बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें गिर जाती है, इससे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती है। उसमें से कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। मतलब अंदर ही अंदर छोटा होता, अंदर ही अंदर चले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हर रोज़ थोड़े थोड़े भूकंप तो होते ही रहते हैं। लेकिन जो बड़े कंपन होता है, जो सतह के ऊपर आ जाते हैं, वही हमें पता चलता है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप निर्गमन केंद्र, यानी कि भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक या स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। इसे अंडरलाइन करना। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग के अनुभव किया जाता है। उस केंद्र से जितना दूर जाते हुए स्थान पर जाए, वैसे ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेखन यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? भूकंप आलेखन यंत्र की भूकंप को मापने वाले यंत्र के द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान और वेग यानी कि तीव्रता को जाना जा सकता है। भूकंप होने के मुख्य 3 कारण हैं। क्या क्या हैं? तो ज्वालामुखी जन्य भूकंप होता है, इनकी ज्वालामुखी भट्टा है वहाँ। दूसरा है विभंगजन्य भूकंप, यानी कि पृथ्वी के सतह के टकराने से, और भूसंतुलन जन्य भूकंप, यानी कि दो प्लेटें आपस में टकराती है तो ये भूकंप होता है। अब सोचिए कि आपके नज़दीक के क्षेत्र में भूकंप आए तो आप किस तरह दूसरों की सहायता करेंगे? तो पहले तो जब भूकंप हो तो पहले आप खुद बचोगे, फिर आप दूसरे को जो दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे और नज़दीकी सूचना केंद्र को जानकारी देंगे, अथवा अपने आजू बाजू के बड़े लोगों को इकट्ठा करके उनकी मदद करने के लिए जाएंगे। भूकंप देख लिया। अब देखते हैं वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी अर्थात भू सतह के कमज़ोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार यानी कि छिद्र यानी कि होल का नाम है,
जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा यानी कि मैग्मा विविध कद और आकार की चट्टान, पत्थर, राख, बाष्प और अन्य गैस से भू सतह पर आने लगती है। तो हम कभी कभी हम टीवी में भी देखते हैं कि ज्वालामुखी फटता है तो क्या क्या होता है कि ऐसी जगह से जहाँ पृथ्वी की चट्टानें कमज़ोर हो तो उसमें दरारें पड़ जाती है और भूगर्भ में पृथ्वी की सतह के नीचे रहा हुआ धधकता हुआ लावा जो होता है, जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, हजारों डिग्री सेल्सियस उसकी तापमान होती है, तो वो बाहर आती है। और उसके साथ साथ क्या क्या आती है कि विविध कद की छोटी मोटी बड़ी चट्टानें भी आती है, पत्थर भी उठता है, राख उड़ती है, बाष्प निकलती है और इसके ऊपर अन्य गैस भी निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य 4 कारण क्या है? तो पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। दूसरा कि प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तीसरा कि वायु और बाष्प का उद्भव होता है। हम जानते हैं कि भाप को जगह ज़्यादा चाहिए, तो वो अधिक मात्रा में हो जाए तो वो कमज़ोर सतहों पे अटैक करती है। मैग्मा का भू सतह की तरफ बहना, तो मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ गति करे तब भी ये ज्वालामुखी फटता है। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा को ऊपर उठाती है। दूसरे ऊपर की कमज़ोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया हुआ पानी भाप बन जाता है। इस दबी हुई भाप के समूह को योग्य जगह न मिले तो वेग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। इस प्रयत्न में वो अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। भूसतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव युक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ क्या निकलता है? गर्मागर्म लावा, विविध कद और आकार की चट्टानों के टुकड़े, राख आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। बाद में सभी ज्वालीय पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि बाष्प और गैसों का प्रमाण अधिक हो और भू सतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है। परंतु बाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह की लंबी दरार में से विस्फोट होता हो तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलकर फैलता जाता है। जैसे हवाई टापू के ऊपर जो लावा निकलता है वो शांत है, वो आराम से बहा करता है, वहाँ आए दिन होता ही रहता है। ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जिसमें से हमेशा वो जो लावा और लाख बाष्प निकलती रहती है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, मतलब शांत हो जाता है और कभी कभी फट भी जाता है। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी, कहने का मतलब वो हमेशा के लिए शांत हो गया हो। संसार में बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए। भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। मतलब जहाँ ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ बहुत गरम गरम राख उड़ती है, उसमें सारे चीज़ें नष्ट हो जाती है, मतलब बहुत विनाश नुकसान होता है। ज्वालामुखी के से लाभ भी होता है कि लावा फैल जाने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई जमीन खूब ही उपजाऊ होने से अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के ढलान वाले क्षेत्र की पोटास युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी नुकसान करता है, लेकिन ज्वालामुखी शांत हो गया हो तो वो हमें खेती में फायदा भी कराता है। ज्वालामुखी क्षेत्र के गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलय आदि धातुमय खनिज भू सतह से थोड़ी गहराई से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में लावारस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें से बहुत कीमती ऐसे डायमंड यानी कि हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाली विखंडित चट्टाने पदार्थों के छोटे छोटे पत्थरों को लापीली के नाम में पहचाना जाता है। इसे अंडरलाइन करना है, क्या कहते हैं हम? लापीली कहते हैं। इसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। मतलब उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से नक्शी काम हम कर सकते हैं। अब सोचिए कि आपको ज्वालामुखी प्रवेश में निवास करना अच्छा लगेगा या नहीं, क्यों? इसके प्रश्न का उत्तर आपको देना है।
अब देखते हैं सुनामी। तो समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। देखो कि सुनामी लहरों का दृश्य कहता हो, ये पूरा एक हाईवे है, शायद जापान का है, और ये पूरे सुनामी के पानी कितनी जल्दी से आकर कितना सारा नुकसान हो रहा है। इसकी लंबाई लगभग 700 से 1700 किलोमीटर 1600 किलोमीटर जितनी होती है। ये लहरें खूब तेज़ी से और लंबी दूरी तय करके आने वाली होती है। इस प्रकार की लहरों से पानी तेज़ी से किनारे पर ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो हमें 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला था। मित्सुबिशी नामक जगह पे ये हुआ था, जहाँ परमाणु संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। हम घर पे इसका प्रयोग करना चाहे तो एक बाल्टी में पानी लो या तो एक पतीले में पानी रखो और उसको नीचे से जोर से हिलाओ, तो सतह का पानी कैसे उछलेगा, बस वैसे ही सुनामी आती है। चक्रवात या झंझावात, तो अब देखते हैं। चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न हो जाती है। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग लंबाई में की लहरें बनती है। समुद्र में ये लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है और उद्भव स्थान से दूर हजारों किलोमीटर तक फैल जाती हैं। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती हैं तब अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इन लहरों को प्रलयकारी लहरें भी कहा जाता है। प्रलयकारी लहरें किसे कहते हैं? तो जो उछलती हुई लहरें अपने उद्भव स्थान से हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है, ऐसी लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती है तो उससे बहुत नुकसान होता है, इसीलिए इसे प्रलयकारी लहरें भी कहते हैं। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर वे बड़ी चट्टानों या हिमशिला अचानक समुद्र में टूट पड़ती है, इससे भी प्रलयकारी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, जो बहुत नुकसान हमारा करती है। अब देखते हैं कि आपका घर समुद्र किनारे हो और सरकार द्वारा आपको सुनामी की सूचना दी गई हो, तो अपने बचाव के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम जीवन जरूरी हमारी कीमती चीज़ वस्तु, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो लेकर घर को अच्छी तरह से बंद कर हम सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे, बराबर। फिर देखते हैं बाढ़ यानी कि फ्लड। तो ये देखो, वो जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उस समय उसका पूरा दृश्य है, जब केदारनाथ मंदिर हमारा बच गया था उस समय की, कि कितने ऊंचाई के स्थान पर बैठे और गंगा जी में भी नहीं, भगवान शिव की मूर्ति में भी कितना पानी बह रहा है। नदी में एकाएक तेजी से आने वाली पानी के प्रवाह को बाढ़ यानी कि फ्लड कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य दो कारण हैं कि वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आती है, और दूसरा कि किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी किनारे और निचले तटीय भागों में बाढ़ आती है। यह देखो कि कैसे बाढ़ कब कब आई थी। तो गंगा यमुना में उत्तर भारत में 1978 में बाढ़ आई थी। मच्छू नदी पे बना हुआ मोरबी में 1979 में बाढ़ आई थी। ये बहुत भयंकर बाढ़ थी। तापी सूरत में 2006 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। कोशी बिहार में 2008 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो बाढ़ से बहुत सारा नुकसान होता है। ये देखो, ये अकाल के समय का दृश्य, ये अकाल है, द्रौट यानी कि देखो कैसे धरती फट जाती है, पानी नहीं रहता। तो बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि यानी कि अकाल कहते हैं। लगातार 2 वर्षों तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति यानी फेमेन उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाए जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम होती है। बहुत अतिवृष्टि यानी कि बहुत बारिश हो तो बाढ़ आती है, इससे भी नुकसान होता है। और अनावृष्टि यानी कि बारिश हो ही नहीं तो भी हमें बहुत नुकसान होता है। अधि तूफान यानी कि साइक्लोन, तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात कहते हैं। भारत के समुद्र किनारे में
किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नज़दीक के विस्तार में हवा का हलन चलन होता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब हवा तूफानी हो जाती है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान को हम हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात आदि नामों से जानते हैं। बहुत तेज़ हवा चलती है तब इसे तूफान कहा जाता है। इससे भी हमें बहुत भारी नुकसान होती हैं। अब देखिए कि तूफान आने वाला हो तब संदेशा व्यवहार की सूचना के अनुसार आप क्या करेंगे, तो घर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और आगे हमने देखा वही कि हमारे जीवन जरूरी चीज़ वस्तु, हमारी अति मूल्यवान चीज़ हो और हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स की अमेरिका जैसे देशों में जहाँ आए दिन टॉर्नेडो यानी कि तूफान आते रहते हैं, वह लोग अपने घर के नीचे सुरक्षित बंकर भी बनाते हैं। जब तूफान आने वाला हो तो वो सारे घर को अच्छी तरह से बंद करके ज़मीन के नीचे बने हुए अपने बंकरों में चले जाते हैं। यह है दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग बहुत भयंकर होती है। ये आग, इससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वो कैसे लगती है, कब लगती है और इससे कितना नुकसान होता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ फॉरेस्ट की फायर हमें दिखाया गया है। तो जंगलों में वृक्षों के परस्पर घर्षण, आकाश से गिरती हुई तड़ी यानी कि बिजली या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वन्य संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान होता है। वन्य संपत्ति में पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आ जाते हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको पता ही है भूस्खलन किसे कहते हैं और आए दिन ये होता रहता है। ये भूस्खलन का दृश्य है, कैसे पहाड़ी मिट्टी खिसकती है तो उसके साथ बने हुए घर खेत सब दब जाते हैं, यातायात भी रुक जाता है। भूस्खलन के दो प्रकार होते हैं, अधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है। कोंकण रेलवे बहुत ही खूबसूरत और ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली रेलवे लाइन है। तो मित्रों, ये पाठ हमारा ख़त्म हुआ। प्रश्न के उत्तर आप पाठ्यपुस्तक में से दे सकोगे क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए। तो भूकंप के उद्भव केंद्र को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। दावानल के कारण वन्य संपत्ति का अधिक नुकसान होता है। भारत के समुद्र किनारे के भागों में कई बार सुनामी यानी कि चक्रवात बनते हैं। भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे यातायात बाधित हो जाता है। ये आपका प्रोजेक्ट है कि नज़दीक के भूतकाल में घटित किसी भी प्राकृतिक घटना की जानकारी एकत्र करके उसके प्रभाव और चित्रों का अंक तैयार कीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट है। तो मित्रों, आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है।